नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आओ बदले हम और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। मुहिम हमारी इस कोरोना काल में या यूं कहे 2020 और 2021 में लगातार देश की जनता को बदलने की जरूरत है और इस मुहिम में हमारे साथ लगातार अलग राज्यों से वो लोग जुड़ते हैं जो समाज में कुछ अलग कर रहे हैं और आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान रहेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान की खाकी के काम की तारीफ करते हुए कई बार देश के नेता सामने आए हैं, लेकिन इस बार जोधपुर की प्रशासन और नेता के लिए आपको बता दें कि सोनू सूद ने क्या कुछ कहा है, वो पहले सुन लीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जोधपुर पुलिस का बहुत आभारी हूं कि आपने पूरे जोधपुर शहर को बहुत ही ध्यान से संभाल कर रखा है। कोरोना के इस दौर में जब बहुत सारे केसेस हो रहे थे, बहुत सारे शहरों में तकलीफें हो रही थी, लेकिन जोधपुर पुलिस के सहयोग के कारण और जोधपुर की जनता के सहयोग के कारण वहां पर बहुत कंट्रोल रहे केसेस। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जोधपुर पुलिस का सहयोग दें जितनी जनता है जोधपुर की, ताकि केसेस ज्यादा से ज्यादा कम रह सकें और हम सब परिवार वाले, आपके परिवार वाले सब सुरक्षित रह सकें। तो दिल से आभारी हूं जोधपुर पुलिस का। आप ऐसे ही कमाल का काम करते रहें, हमें आप पर बहुत गर्व है। तो सुना आपने, क्योंकि राजस्थान की खाकी या खासकर मैं यहां पर बात करूं जोधपुर की खाकी ने जिस तरह से काम किया है, कोरोना को रोकने का काम किया हो या फिर जनता को संभालने का काम किया हो, यकीनन वो तारीफ वाला है। और इसी के जरिए कि आओ बदले हम, कहीं बदलाव लाया तभी तो ये बदलाव आया है। उस बदलाव के साथ ही हमारे साथ डीसीपी धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं सीधा राजस्थान से। उनको लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत धर्मेंद्र सिंह यादव जी। धन्यवाद। पहले तो मुझे सवाल पूछते थे, आपको लेते कि भाई कितना काम कर रहे हो, जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, लेकिन जब देखा कि जोधपुर की खाकी की तारीफ हर कोई कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, ये जरा थोड़ा सा हमें फॉर्मूला समझाइए कि किस तरह से अपनी ये कंट्रोल जो है पूरी जोधपुर की जनता पर बनाया और उसकी तारीफ आज कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर ली जा रही है। जब से कोविड काल आया है, जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान और भारत की जो पुलिस है वो जनता की सेवा में आगे बढ़कर आई है। जोधपुर की पुलिस सिर्फ लोगों को घर में रखने या चालान काटने का ही कार्य नहीं कर रही। जनता को जहाँ सहयोग की जरूरत है वहां भी हम लोग दे रहे हैं। लोग जो घर में क्वारंटीन है, अगर उनके रिश्तेदार नहीं है, उनको खाना भी पहुंचाने का कार्य कर रही है। कुछ एक आध जो सीनियर सिटीजन है जिन्हें हॉस्पिटल जाना है और वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें भी पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो एक मानवीय चेहरा भी साथ साथ है। जो आवारा लड़के हैं उन पे लगातार सख्ती भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जो पैंडेमिक के समय जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास भोजन नहीं है या कोई सपोर्ट करने के लिए परिवारजन नहीं है, उनके सपोर्ट के लिए भी पुलिस आगे आई है। तो एक दोनों तरफ से लगातार पुलिस कार्य कर रही है। बिल्कुल, ये इस कोविड में हमें समझ में आया कि हमारी खाकी किस तरह से काम कर रही है। कार्यक्रम का नाम है कि आओ बदले हम। इस बदलाव को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वो बदलाव है जो हर किसी में होना चाहिए। आप ना सिर्फ, क्योंकि मैं खाकी का जिस तरह से जिक्र कर रही हूं, समाज में उतरकर उन लोगों को भोजन मुहैया करवाना हो या फिर जनता की मदद करना हो, जरूरतमंद और कौन आवारा है, कौन जानबूझ के परेशान कर रहा है, उन दोनों में डिफाइन करना हो और फिर कहीं ना कहीं उस काम को करना हो, वो भी बहुत ज्यादा मैं कहूँ बेखूबी से करते हुए नजर आए। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि खाकी में भी कई बार हमने कोरोना के देखे पॉजिटिव केसेस आ गए थे, तो आप पर तो कहीं ना कहीं, क्योंकि डीसीपी साहब पूरे, अगर जोधपुर की मैं बात करूं, आईपीएस अधिकारी साहब, आप पर बहुत ज्यादा यहाँ पर कंधों पर वजन हो जाता है। उसको कैसे आपने बैलेंस बनाया कि नहीं, हारना नहीं है, कुछ दिन और? टीम वर्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कार्य हमारे कांस्टेबल्स जो सड़क पे हैं वही कर रहे हैं। हमारा काम उनको लगातार मोटिवेट करने का है। अच्छे कार्य करने वाले को हमने लगातार प्रशंसा भी की है, रिवॉर्ड्स भी दिए हैं। और खुद सीनियर अधिकारी फील्ड में जाकर जब जवान के साथ खड़े रहकर कार्य को करते हैं, ऑब्वियसली उनका मनोबल बढ़ता है और उनको लगता है कि अधिकारी से लेकर हर रैंक उनके साथ, उससे डेफिनेटली एक क्वालिटी में फर्क आता है। ठीक है, मैं स्वागत करूं, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं क्योंकि हम बात खाकी की और बदलाव की कर रहे हैं। उससे पहले फूलचंद जी हमारे साथ जुड़ गए डीएसपी करौली से। फूलचंद मीणा जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी मैम। जी, और इसी के साथ
सीएमएचओ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर बलवंत मंडा जी, बहुत स्वागत आपका। आवाज आ रही है डॉक्टर बलवंत मंडा साहब? एक बार थोड़ी आवाज चेक करनी होगी इनकी। डीएसपी साहब आप जवाब दीजिएगा, फूलचंद जी आपसे कहेंगे, क्योंकि समाज में जिस तरह से खाकी का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, और ना सिर्फ खाकी ने अपने इस काम को काम के तरीके से देखा, उन लोगों की मदद भी की, लेकिन आपकी तरफ से जानना चाहूंगी करौली में, अगर हम बात वहां करौली की करें तो किस तरह से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से जनता में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा अंदाज जो हमारी जनता सुने और बदलने की कोशिश करे। जी मैम, ये कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसकी पालना के लिए हर संभव हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, उनकी हम पालना कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में हमने जाब्ता लगा रखा है और गश्त करके लोगों को समझाते हैं। जो लोग पालना नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उनकी समझाइश करते हैं ताकि वो दोबारा उस कंडीशन में बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस की अवहेलना नहीं करें और सामाजिक दूरी बना के रखें। अनावश्यक बाजार में या घर छोड़ के कहीं नहीं जाएं। इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो बीट कांस्टेबल है, बीट अधिकारी हैं, उनको हमने बताया है वो अपने अपने इलाके में लोगों की उन्होंने एक छोटी कमेटी बना रखी है गांव वाइज, वहां वो लोग वहां से सूचना देते। ठीक है, आपको देते हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है उसका निवारण तुरंत वहां पहुंच के किया जाता है। ठीक है, फूलचंद जी आपके पास फिर आएंगे और जानेंगे आपसे, आगे की जानकारी भी लेंगे, लेकिन डॉक्टर बलवंत मंडा जी आपसे पूछेंगे, स्वास्थ्य विभाग की हम यहाँ पर बात करें, सबसे ज्यादा अगर दिक्कतों का सामना है तो सीनियर अधिकारियों को करना पड़ा कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये समस्या आ गई है और सीधे तौर पर आपको उसे झेलना है। लेकिन किस तरह की अगर मैं कहूं, क्योंकि कोरोना से तो जंग लड़ी रहे थे, ब्लैक फंगस भी आ गया है, तो आपकी जिम्मेदारियां, परेशानियां थोड़ी कम हुई हैं, या फिर वही कहेंगे कि 2020 से 21 खत्म होने को आया है लेकिन कुछ कम नहीं हुआ? चाहे की बात करें दोनों की, तो दोनों अपने आप में अलग थी। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया बाकी सारी चीजों का बेस का, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सेकंड वेव की जो पीक है वो बहुत ही एकदम तीव्र गति से राइज किया था, बिल्कुल स्टीप उसकी फॉल का, और उसी तरीके से डिक्लाइन भी जो हुआ है उसका, वो भी उसका स्टीप तरीके से हुआ है। तो निश्चित रूप से इन दोनों चीजों की जो कमी है वो कहीं न कहीं पे जरूर इस चीज के ऊपर महसूस हुई, लेकिन उसको जिस तरीके से पूरे के अंदर राजस्थान की कोविड मैनेजमेंट को सहारा गया, राजस्थान ने प्रथम वेव के अंदर भी अच्छा काम किया था और दूसरी वेव के अंदर भी ऑक्सीजन और बाकी सभी चीजों की बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उसको मैनेज किया। विशेष रूप से मैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी डिमांड के अनुरूप जो हमें सप्लाई नहीं मिल पाई थी, उसको भी जो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटीज है, किस तरीके से ऑक्सीजन की जो खपत है उसको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से लीकेज को रोका जाए और किस तरीके से बेड्स के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस जो बनाना था उसको जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की और राजस्थान की टीम ने बहुत इफेक्टिव तरीके। जी बलवंत मंडा जी, ये बताइए, क्या इस बार कोविड में हमने देखा कि सबसे ज्यादा हालात जो है वो अस्पतालों के चरमरा गए थे, हमारे पास वो सुविधा नहीं थी, और इस बात से हम नकार भी नहीं सकते, मुझे यकीन है कि आप भी इस सच्चाई को कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। हमें नहीं लगता कि हमें पहले से कुछ ऐसी तैयारियां रखनी चाहिए थी कि कभी भी कोई ऐसी महामारी आए। ऐसा नहीं है कि कोरोना हमारे देश में पहली बार आया हो, इससे पहले भी कई ऐसी बीमारी आई हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों का बीड़ा और जिम्मा तो पूरे जोधपुर का आपके कंधों पर है। तो यकीनन आप ये बात कहना चाहेंगे कि और बदलाव की जरूरत है, लेकिन इसी बदलाव के साथ हमें आगे भी बढ़ना है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो चीज आप कह रहे हैं, राजस्थान हालांकि इस मामले के अंदर काफी ज्यादा खुशकिस्मत है। राजस्थान का जो स्वास्थ्य प्रबंधन है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले, चाहे हम दूसरे बड़े राज्यों के हम कंपेरिजन में हम बात करें तो उनके मुकाबले काफी बेहतर है। और मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया, राजस्थान का कोविड प्रबंधन जो रहा है वो प्रथम चरण के अंदर बेहतरीन रहा था। किस्म का
माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी अपने श्रीमुख से की थी। उसके पश्चात जिस तरीके से जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां भी की गई, लेकिन हमेशा जिस तरीके से हम कहें, हमेशा किसी सुधार की या किसी न किसी और गुंजाइश की इसके अंदर आवश्यकता रहती है। ऑक्सीजन मैनेजमेंट भी हमने सेकंड फेज के अंदर हमने देखा कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है, और थर्ड वेव की भी तैयारियों की हम यदि बात करें तो उस चीज को लेकर भी हमें अभी और काफी तैयारियां करने की आवश्यकता है। और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमने फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव के लिए और अधिक सुदृढ़ीकरण किया था, उसको हम और ज्यादा सुदृढ़ करने के ऊपर ध्यान दें। ठीक है बलवंत भंडारी जी, थर्ड वेव के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी। कम से कम आपने ये स्वीकार तो किया कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है, ये गुंजाइश कहीं ना कहीं अस्पतालों और हमारे जनता के बीच जो एक कहीं ना कहीं जो बीच में दूरी है वो गुंजाइश नहीं स्वीकार कर सकती। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसमें गुंजाइश जैसा शब्दों का कहीं ना प्रयोग नहीं होता है। हमें ऐसी तैयारियां रखनी पड़ेगी। अब आगे मैं सीधा डीसीपी साहब आपके पास फिर लौट आती हूँ। आईपीएस अधिकारी साहब ये बताइए, आपने कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं हम उनको सम्मानित कर रहे हैं ताकि वो मोटिवेट हो और बेहतर तरीके से करें। हम उनको अवार्ड्स दे रहे हैं ताकि वो ये कहें कि इस बार और अच्छा किया तो और कुछ हमें मिलेगा। थोड़ा ये बताइएगा किस तरह से, क्योंकि मैं जोधपुर की यहाँ पर बात करूँ तो किस तरह से उनको आप अवार्ड्स देते थे, सम्मानित करते थे, किस तरह से वो आप कहीं पूरी टीम के अंदर तालमेल बनाते थे? इसमें एक सिस्टम है जो हर दिन जो सबसे ज्यादा चालान करता है आयु, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। 24 घंटे की जो कार्रवाई होती है जिले की, उसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाले आईयू का नाम आता है, और उसे जो रिवॉर्ड है उसे नाके पे दिया जाता है ताकि वो पब्लिकली अप्रिशिएटेड फील करे। और नाके पे सीनियर अधिकारी जाते हैं और बहुत बार मैं भी जाता हूँ और उसे वही सम्मानित करते हैं। तो आने जाने वाली पब्लिक भी देखती है कि भाई एक अच्छा कार्य करने वाला जो कर्मचारी है सम्मानित हो रहा है, उसे भी अच्छा लगता है कि उसे पब्लिक अप्रिशिएशन मिलता है। और हर दिन इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन बना रहता है, हर दिन एक अच्छा करने की इसमें चाह बनी रहती है। इतना ही नहीं, हम अपने कर्मचारियों के वेलफेयर का भी ख्याल रखते हैं। पुलिस लाइंस में कोविड केयर सेंटर बना हुआ है। अगर किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और डॉक्टर्स हैं हमारे पास। तो हम लोग कंप्लीटली सिर्फ हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट नहीं, हम अपने कर्मचारी का खुद ख्याल रखते हैं। और सरकार की जो स्कीम रही है कि पुलिस फोर्सेस को वैक्सीनेट करने का, उससे भी बहुत मनोबल ऊंचा रहा है, क्योंकि अभी तक पुलिसकर्मी जो संक्रमित हो रहे हैं वैक्सीन के बाद, वो क्रिटिकल नहीं है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ रही। उससे भी उनमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन बना हुआ है कि सरकार ने उनके लिए, क्योंकि उनका जॉब रिस्की है, उनके लिए पहले उनकी वैक्सीनेशन करा के उनको सुरक्षित रखा। जी अच्छा, कार्यक्रम के हिसाब से अगर पूछा जाए कि हमें बदलने की जरूरत है, क्या यकीनन खाकी में भी एक बदलाव आया है? सिर्फ कोरोना काल की बात करें, इससे पहले खाकी का कार्यकाल, उसके बाद अगर कहें वो अलग हो जाएगा, लेकिन इस बीच का जो अंतराल है खाकी में कितना बदलाव? बहुत बदलाव आया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप पब्लिकली अप्रिशिएट करते हैं तो उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छा कार्य करने में। जितना पब्लिक अप्रिसिएशन खाकी को कोविड काल में मिला है, उतना मुझे नहीं लगता है कि आज तक मिला होगा। मैं पिछले 6-7 साल से हूँ पुलिस फोर्स में, तो इतना अप्रिसिएशन पब्लिकली मीडिया के द्वारा, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा नहीं मिला। किसी भी व्यक्ति को आप अच्छा कहेंगे तो उसका व्यवहार और इम्प्रूव होता है, मेरा मानना है। तो इससे डेफिनेटली एक बदलाव आया है, और खाकी में ये एक विश्वास बना है कि अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं पब्लिक के लिए तो डेफिनेटली पब्लिक आपको अप्रिशिएट करती है। अदरवाइज जनरली खाकी एक आलोचना के एंगल से ही देखा जाता है। तो पब्लिक अप्रिसिएशन अच्छे कार्य का करिए, और खराब कार्य अगर है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। बट इस अप्रिसिएशन को जनता और मीडिया को भी कंटिन्यू रखना चाहिए, और तो इससे खाकी भी मोटिवेटेड रहेगी, और ये जो बदलाव आया है बिहेवियर में वो भी आगे चलता रहेगा। चलिए, कम से कम बहुत अच्छा लगा कि आपको ये समझ में आया, क्योंकि हमारी खाकी हमेशा आलोचनाओं में रही है, उसके ऊपर दाग हमेशा लगता आया, चाहे कितना भी बेहतर काम कर ले, लेकिन वो दूरी जो जनता के बीच की उसे कम नहीं कर पाए। ये कोविड जब आया और उसके बाद हमने देखा कि खाकी को जनता समझने की कोशिश कर रही थी, तो जनता को भी पूरी तरह से खाकी अपना काम दिखा रही थी। तो जरूरत यही है कि खाकी लगातार उतने बेहतर काम करे, और आपको समझ में भी आया होगा कि हमारी जनता हमसे चाहती क्या है, और वो जो दूरियां हैं वो बहुत जरूरी थी कि जनता के बीच से आपकी कम हो जाए,
क्योंकि अब सीधे तौर पर जब भी डेस्क पे हो, जब भी आप थाने में हो, जहां पर भी अधिकारी हो, अब जनता के बीच की दूरियां कम होगी तो सीधे तौर पर आपसे आकर सीधा बात कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी था। फूलचंद मीणा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फूलचंद जी आप बताइए, बात यहाँ पर करौली की भी जिक्र करें, क्योंकि जोधपुर की तारीफ तो राजस्थान में हम लगातार सुन ही रहे हैं। करौली के अंदर अगर हम मामलों की बात करें, केसेस की बात करें, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, घट रहा था, और मौत का आंकड़ा भी काफी, हमने कई कई ऐसी जगह पर तस्वीरें देखी है जो बहुत चिंताजनक थी। उन तस्वीरों पर नकेल कसने के लिए खाकी कुछ अलग कर रही है। संबंध में हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब ने सभी वटाधिकारी, थाना अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं, किसी प्रकार की पब्लिक के बीच में कहीं भी कोई समस्या किसी के आती है, कोई गरीब आदमी है, उसके कोई खाने की आती है, तो वहां पर जाएं और उनकी व्यवस्था खुद करें और लोगों से करवाएं। ठीक है, कम से कम जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये बात तो थी कि कम आपको ये काम करना है, लेकिन अभी आपके लिए रुकावट नहीं है। जनता के लिए जरूर बात आ रही है कि संक्रमण कम हो रहा है, धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा, लेकिन आपको उसी तैनाती के साथ अब भीड़ बढ़ जाएगी तो आपके लिए काम भी बढ़ जाएगा, तो तैयारी पूरी है? बिल्कुल जी मैम, पूरी तैयारी है जी मैम। जी चलिए, सीएमएचओ साहब आपसे सवाल लेंगे। बात यहाँ पर तीसरी वेब की कर लेते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं का जिक्र तो हमने किया, लेकिन इस बार अगर मैं कहूं खतरनाक बच्चों के लिए भी बताई जा रही है। जब तीसरा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, ये काफी हद तक बच्चों पर प्रभावित होगा। कैसी तैयारियां हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो इसे सुनकर समझ पाए कि इस तैयारियों के साथ हमें आगे बढ़ना है। देखिए राधिका जी, जहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग फेज के हिसाब से हमारी अलग अलग तैयारियां थी। तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, सारी अभी तक सारी इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि जिस तरह की संभावना है उस तरीके को ध्यान में रखते हुए ये जरूर फोकस किया जा रहा है कि कई बच्चों के अंदर इस तरह के केसेस की जो संख्या है वो एकदम अलग गति से ना बढ़े, या उसके ऊपर हमारा फोकस रहे कि किसी भी स्थिति के अंदर हमारा यदि किसी सेक्टर में या किसी फेज के अंदर हमारा इस तरीके के केसेस की संख्या बढ़ती है तो हम उसके अंदर जो भी हमारे एक्शन है, रेमेडीज है, वो हम तुरंत प्रभाव से उसके अंदर ला सकें। साथ ही जिस तरीके से विशेष रूप से मैं वैक्सीनेशन का यहाँ करूँगी कि वैक्सीनेशन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से फर्स्ट फेज के आने के बाद में लोगों के अंदर काफी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं, इन गाइडलाइंस की हमारा बिहेवियर जो होना चाहिए, उन चीजों को लोगों ने काफी ज्यादा अवॉइड किया। लोग इसके अंदर काफी ज्यादा भूल गए और उसका एक मेजर कोज हमारे के रूप में उभर के आया। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन के अंदर लोगों को मोबिलाइज करना या लोगों को करनी पड़ी, हालांकि आज के में जो अवेलेबिलिटी है और उसके हिसाब से लोगों के अंदर काफी ज्यादा अवेयरनेस भी आ गई है सेकेंड वेव के पश्चात, और लोग इसके अंदर मोटिवेटेड होकर लगा भी रहे। तो सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। 18 के ऊपर का जो हमारा एज ग्रुप है वो कम्प्लीटली इसके अंदर वैक्सीनेटेड हो, और उसके साथ साथ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसकी हमारे को पालना बिल्कुल रखनी होगी, तभी हम थर्ड वेव से इसके अंदर बच सकते हैं। और यदि वैक्सीनेशन हमारा हर्ड इम्यूनिटी उस चीज को अचीव कर लेती है तो इस चीज के अंदर होने की संभावना इसके अंदर नगण्य रहेगी भी है, तो ये अपना भाव जो है वो इसके अंदर। लेकिन ये भी जानकारी साथ में दीजिएगा डॉक्टर बलवंत मंडा जी, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी आ ही गया है हमारे बीच में, इसको लेकर भी तैयारियां हैं अस्पतालों में, क्योंकि तस्वीरें जो पहले हमने राजस्थान से देखी, इसी का मैं जिक्र करूंगी आपके साथ, जो तस्वीरें हमने देखी अलग अलग जगहों की हम यहाँ पर करेंगे, कोटा है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, जो भीलवाड़ा जिसका एग्जाम्पल पूरे राजस्थान में था, और हम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर ताल ठोकते थे कि भीलवाड़ा से सीखिए, उसकी तस्वीर बदल गई। तो कोविड ने किसी को नहीं बख्शा है, तो उसको लेकर नहीं, डेफिनेटली जहाँ तक हम म्यूकोरमाइकोसिस की जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल उसको लेकर भी प्रशासन और चिकित्सा विभाग बिल्कुल उस चीज को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से सजग है। और जिस तरीके से स्टेरॉइड यूज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के अंदर इस तरीके के मामले ज्यादा देखने के लिए आए हैं, हमारे पास में इस तरह के पेशेंट्स के उपचार की बिल्कुल सुविधा हमारे पास में उपलब्ध है। और राज्य स्तर से जो भी इसमें एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन हैं, लाइकोसोमल या कहें या कन्वेंशनल कहें,
तो इनकी जो उपलब्धता है वो भी उसमें सुनिश्चित कराई जा रही है। हमारे पास में जोधपुर के अंदर भी अभी 2 संस्थान जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एम्स हॉस्पिटल, दोनों के अंदर इस तरह के पेशेंट भी एडमिट है, उनका उपचार भी करवाया जा रहा है। अच्छा डीजीपी साहब, अभी फोन पर एक मैसेज आ रहा है देचू, जोधपुर के देचू की बात करें, जानते हैं आप देचू का जिक्र कर रही हूं मैं। देचू एक ऐसी जगह है जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर मैं अभी अभी तस्वीर देख रही थी कि जो भीड़ है वो काफी हद तक ऐसे की डरावनी सी तस्वीर है। तो क्या ज्यादा तारीफ होने की वजह से हम लोग थोड़ा ढिलाई करने लग जाते हैं, या फिर काम की बहुत ज्यादा तारीफ और बेहतर बताने की वजह से क्या वहां पर भी ध्यान गया है? आज वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ ऐसी कि उसे देखकर तो लगता है कि कोरोना फिर से आ जाएगा। अब वैक्सीन लगवाना है, सबको वैक्सीन चाहिए। जोधपुर ग्रामीण का शायद आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ जी में नहीं आता है और मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर कोई नहीं, आप नहीं देख पाए होंगे। आप जैसे ही प्रोग्राम से हटेंगे तो जरूर देखिएगा। अभी की खबर है, बताइए। वो जोधपुर रूरल और जोधपुर कमिश्नरेट जोधपुर में अलग है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ जो रूरल एरिया में हो रहा है। बट इन जनरल वैक्सीनेशन सेंटर पे जो स्लॉट सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं हेल्प होता है, और पुलिस रेगुलर जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रही है मेडिकल वैक्सीन सेंटर्स पे व्यवस्था बनाने। नहीं, सवाल ये भी तो है डीसीपी साहब कि जरूरी आपने कहा कि उस पर चलिए कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारा फोकस अब कहाँ होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अगर कहे कोविड से हमें निजात पानी है तो हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए, टीका सबको चाहिए। टीका ही एक आखिरी विकल्प है जो आपको कोविड से बचा सकता है। तो टीकाकरण जहां पर भी हो रहा है, जिस सेंटर पर भी हो रहा है, क्या हमारे प्रशासन और खाकी को वहां पर थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, ज्यादा निगरानी करने की जरूरत है? क्योंकि जहां टीके की कमी की खबरों आती है तो लोगों की भीड़ उमड़ जाती है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। जो टीकाकरण के जो सेंटर्स हैं वो सीएमएचओ साहब द्वारा पुलिस के साथ शेयर किए गए हैं एडवांस में, और वहां पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है। और जहां पे भी मेडिकल डिपार्टमेंट को पुलिस की सपोर्ट चाहिए होती है, पुलिस बहुत ही तत्परता से वहां सपोर्ट देती है। और अभी तक मैंने नहीं देखा है कमिश्नरेट में कि कोई बड़ी अव्यवस्था हो, लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क हैं। प्लेन क्लोथ्स में भी जो स्टाफ है वो डिप्लॉयड रहते हैं, जो सूचना अधिकारी हैं वो निगरानी रखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कोई भीड़ हो तो तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं। इवन मीडिया भी काफी इसमें रोल प्ले करती है। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं मीडिया के, उसमें भी हमारे मीडिया के जो साथी हैं रेगुलर हमें अपडेट देते रहते हैं। समय रहते हम लोग रेस्पॉन्ड करके, अगर कोई सिचुएशन बिगड़ता भी है तो तुरंत रेस्पॉन्ड करके उसे ठीक करते हैं। पुलिस सजग है इस बात को लेकर। वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भीड़ हो सकता है, युवा वर्ग थोड़ा इम्पेशेंट होते हैं, इस चीज को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क। चलिए एक और सवाल आपसे आखिरी लूंगी कि धर्मेंद्र जी, डीसीपी साहब, आपके लिए कोविड क्या सिखा कर जाता है? क्योंकि 7 साल का आपने कहा कि मैंने काम किया है और एक्सपीरियंस है, उन 7 सालों में ये 2 साल 2020 और 21 चल ही रहा है, ये आपको क्या सिखाता है? कितना जनता को आप कहेंगे कि देखिए हर किसी इंसान में बदलाव जरूर आया, लेकिन इस कोविड ने, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसको भी कुछ सिखा के गया है। बिल्कुल सही, काफी कुछ सीखा है मैंने। ये मैंने सीखा है कि अपने सेल्फिशनेस से हमें निकलना। हम लोग सेल्फिश लाइफ नहीं जी सकते हैं ये सोच के कि मैं बेटर हूं और सब कुछ ठीक रहेगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो डिफरेंट क्लास, कास्ट, कम्युनिटी, कंट्री, सब किसी को बराबर इफेक्ट किया। तो एक समाज में जो धारणा है कि भाई मैं बस ठीक हूं बाकी सब ठीक रहेगा, वो नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमिकली वीकर क्लास है और उसको अगर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो उसे बीमारी होगी तो वो आप तक भी पहुंचेगा। उनके लिए भी अच्छा सोचना हर एक की जिम्मेदारी है। इस भावना से मैं आशा करता हूं कि आगे जो दुनिया में लोग सोचेंगे, पॉलिसीज बनेंगे, उसमें इस इक्विटी को ध्यान में रखेंगे लोग कि ये नहीं है कि आप अपने घर में साफ है और आपने अपने लिए बढ़िया व्यवस्था कर रखी है तो आप सुरक्षित। आपको पूरे समाज को लेकर चलना, पूरे समाज की अच्छाई को लेकर सोचना। क्या बात है। यकीनन
हमारी खाकी से कोई ये तो पूछे कि भाई आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया, हम यही पूछें कि क्या कर रहे हैं, कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब देखो सवाल दागते रहते हैं, लेकिन भला कभी ये भी एक कहावत है, मंदिर में जाके भगवान को कौन कहता है कि भगवान जी आप ठीक है कि नहीं है, बस जाके ये कहते हैं कि हमें इतना देना है। तो ये सवाल ना होकर ये होना जरूरी चाहिए। सीएमओ साहब कहेंगे हमसे भी कभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी इतनी देर से आप जितना सवाल कर रहे थे वो सिर्फ वही था। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डीएसपी साहब से पहले सवाल ले लेते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। डीएसपी साहब आप बताइएगा, कितना बदलाव आपकी जिंदगी में, काफी मुश्किल रहा आपके लिए कोरोना? जी मैडम, मुश्किल भी रहा, ये अनुशासन भी सिखा रहा है, हमारे को सजगता सिखा रहा है, मानवता सिखा रहा है, और एक ऐसी परिस्थिति दिखाई है कि मानवता अगर ज्यादा कोरोना बढ़े तो विनाश के कगार पर है। हमें उसको बचाने के लिए क्या करना है। हमारी खाकी जवाब दे रही थी, आपने भी सुना होगा। आखिरी सवाल होगा, आखिरी कमेंट दीजिएगा आप भी। मुस्कुरा के धीरे से ये जरूर कहते हैं मुश्किल रहा, लेकिन हम डगमगाए नहीं है। यकीनन आप नहीं डगमगाए हैं, तभी तो ये कोरोना की जो लहर है हम इसे पार करते करते बहुत नजदीक पहुंच गए कि हारेगा। आप बताइए कि व्यवस्थाएं चलिए ठीक है, धीरे धीरे ठीक करनी है, इस बार तैयारियां पूरी रखनी है, ताकि हम ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर लाकर हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन आपकी जिंदगी में इस कोरोना ने क्या सिखाया और कितना बदलाव आपने अपने आप में देखा कि नहीं, ऐसी बीमारियां आए तो कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर बलवंत मंडा जी भी क्यों ना हो? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल मानसिक रूप से जो दृढ़ता है वो इस कोविड ने बहुत ज्यादा सिखाया है कि किस तरीके से मानसिक रूप से विविध परिस्थितियों के अंदर भी आपको अपने कदम डगमगाने नहीं है। और साथ ही जिस तरीके से डीसीपी साहब ने बिल्कुल भी बहुत ही सही शब्दों के अंदर इस चीज को अभी परिभाषित कर ही दिया निश्चित कि समाज के हर वर्ग को इसने एक सिरे के ऊपर, एक समान बराबरी के ऊपर लाके इसने रख दिया, ताकि कोई भी तरह को नहीं समझे। ठीक है, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, डीएसपी साहब, डीएसपी और बलवंत मंडा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आओ बदलो में आओ, बदलने की जरूरत है, और ये बदलाव हमने डीएसपी, खाकी या डॉक्टर या किसी भी पद पर रहने वाले के साथ देखा है। तो क्यों ना आपको भी बदलने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। पद चाहे कोई भी हो, जगह चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें बदलाव करना होगा, ताकि खुद बदलेंगे, समाज बदलेगा और उसी के साथ ही कोरोना हारेगा। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।